हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर। आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। तो जैसे आप लोग मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीयूईटी 2026 के लिए फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन इतिहास। मतलब आज का ये जो मेरा सेशन होगा, जिसमें मैं आप लोगों को इतिहास का एक जो फ्री मॉक टेस्ट है, देखिए जो भी बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे करियर अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। तो करियर अड्डा के एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं, सबसे ज़्यादा योग्य हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब हम किसी एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट बहुत ही सही एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। तो अगर कोई टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे तभी वो टेस्ट आपके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। बात क्लियर है आप लोगों को? तो इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर, करियर अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपको सीयूईटी हिंदी मीडियम या सीयूईटी के अलग अलग मीडियम में अलग अलग आपको मॉक टेस्ट और अलग अलग वीडियोस बेचेस आपको अवेलेबल होंगे। तो प्रतिज्ञा बेच के तहत आपको क्या है, अलग अलग मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप करियर अड्डा के एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और उसमें फिर आपको वहां पर अलग अलग सेक्शंस में सीयूईटी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अलग अलग सेक्शन में आपको सीयूईटी के डिफरेंट डिफरेंट बेचेस मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल होंगे। क्लियर होगी बात? अब देखिए एक जो मॉक टेस्ट है जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कंप्लीटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, कंप्लीटली फ्री रहेगा। देखिए किस तरह का एक इंटरफेस होता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम में आपको माहौल मिलेगा, जैसे एग्जाम में आपको पैटर्न मिलेगा, सिमिलर पैटर्न पर आपको यहाँ पर हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जैसे आप इसको चूज करोगे, जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे यहाँ पे टिक करोगे, देन फिर आपका यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय का आदर्श व्यवसाय क्या था? अब जब आप फर्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं, इतिहास की जो पहली बुक है, उसमें आप लोगों के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर्स हैं, है ना, इसमें बहुत सारी जो एंशियंट इंडिया का जो प्रारंभिक पीरियड है ना, 600 बीसी से 600 सी का, उसमें सामाजिक इतिहास बताया गया है ना, सोशल हिस्ट्री बताई गई है और समाज के अलग अलग वर्गों के बारे में बताया गया है। अब समाज के अलग अलग वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। अब यहाँ पर सभी का जो वर्ग है उसके अलग अलग क्या थे, ऑक्यूपेशन थे, कार्य थे। अब अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षत्रियों के आदर्श व्यवसाय क्या है, क्षत्रियों के आदर्श व्यवसाय, अब क्षत्रियों के आदर्श व्यवसाय क्या है? वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, उपहार देना। ठीक है, ये तो ब्राह्मण्स के हैं। तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये तो वैश्य के हैं, है ना। तीनों वर्णों की सेवा करना, ये तो शूद्र के हैं, है ना। तो युद्ध में शामिल होना, लोगों की रक्षा करना और न्याय का शासन करना। तो मतलब आप, ये आपका आंसर होगा, तो आप इसको यहाँ पे टिक करोगे, यहाँ पे जैसे टिक करोगे यहाँ पे आपका एक आंसर हो जाएगा मार्क। ठीक है, देन उससे पहले आपको वहां पे टिक करने के पहले सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे अभी तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म पर करोगे, एप्लीकेशन पर करोगे, तो सेव एंड नेक्स्ट पे टच करना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय का कारण नहीं था? आप लोग जानते हो कि मगध के अंदर, है ना, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय हुआ। अब इसके पीछे कई सारे कॉजेस थे, कई सारे कारण थे, जिसकी वजह से मगध जो है वो एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में इमर्ज हुआ। लेकिन उसमें, उन कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, ये बताना। ठीक है, जब भी यहाँ पे नहीं वाली बात आए ना, उसको थोड़ा आपको डार्क करके कर देना, क्योंकि आपको ऑप्शन में ना मिस्टेक हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, तो जो नहीं है वो बताना है। अब देखिए, कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र था, ये तो कारण है उसके इमर्ज होने का, है ना। दूसरा, लोहे की खदानों तक पहुंच के उपकरणों और हथियारों के लिए संसाधन प्रदान की, ये भी एक सही बात है, इससे भी मगध जो है वो इमर्ज हुआ, है ना। जंगली क्षेत्रों में सेना के लिए हाथियों की उपलब्धता, ये भी सही है। देन होयसल शासकों की नीतियां, इनसे क्या लेना देना? होयसल शासक जो थे वो तो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के रूलर्स थे, कर्नाटक वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो होयसल शासकों की जो नीतियां थी उससे क्या लेना देना था मगध के शक्तिशाली बनने का? नहीं था। तो इट मींस कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना। ठीक है, तो जो अलग अलग यात्री भारत में आए हैं उनको आपको क्या करना है, उनके कालानुक्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ठीक है, ये जो सेशन है ना, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो टाइम
को अरेंज करने वाले क्वेश्चन, कालानुक्रम को अरेंज करने वाले क्वेश्चन। सबसे पहले अफनासी निकेतिन, ये रूस के यात्री थे, और ये जो यात्री है अफनासी निकेतिन, ये लगभग जो आए 14th-15th सेंचुरी के सेकेंड या फर्स्ट डिकेड में आए। लेकिन इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता 14th सेंचुरी के थर्ड डिकेड में आए, मतलब 1333, 1334 के आसपास ये भारत में आए थे। फ्रैंकोइस बर्नियर तो आपको पता है 17th सेंचुरी, मतलब 1665-56 के आसपास ये भारत आया। और दुराते बारबोसा की बात करें तो दुराते बारबोसा 15th सेंचुरी के अंदर आए, है ना। एंड देन अब बचा इफनासी निकोटिन, तो ये आपका 14th सेंचुरी। अब आप यहाँ पे अरेंज करोगे तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बाद कौन आ रहा है, ए आ रहा है, यानी बी के बाद ए के बाद कौन आ रहे हैं, डी, और डी के बाद आ रहे हैं सी, ठीक है, बी ए डी सी। अब बी ए डी सी हमारा यहाँ पे आंसर कौन बन रहा है, ये बन रहा है। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है, निम्न में से किसी यात्री ने बाल सती की प्रथा का विस्तार से वर्णन किया। बाल सती है ना, मतलब चाइल्ड, और वो क्या हुई, सती हुई, इस तरह का वर्णन। क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे देश में पहले बाल विवाह होता था, और हमारे देश में नहीं, बाकी जगहों पर भी, बट हाँ बाल विवाह होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी। अब चाइल्ड मैरिज हुई और उस लेडीज का, उस वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर उसको भी क्या किया गया, सती किया गया। तो ये जो दृश्य था इसका वर्णन किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया था एक यात्री के द्वारा। किसने किया था इस दृश्य का वर्णन, दुराते बारबोसा, फ्रैंकोइस बर्नियर, पीटर मुंडी या फिर जियो बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। तो बच्चों इसका वर्णन किया था फ्रैंकोइस ट्रेवेनियर ने, ठीक है, सॉरी फ्रैंकोइस बर्नियर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर हम्पी की संरचना की पहचान करें। हम्पी की संरचना है ना, हम्पी। अब आपको ना एक डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब हम्पी मतलब विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी हम्पी। अब हम्पी में ना अलग अलग चीजों की का वर्णन किया गया, अलग अलग जो संरचना है उसका एक्सप्लेनेशन किया गया, उसकी विशेषताएं बताई गई। अब यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आपको पहचानना है कि कौन सी संरचना की बात हो रही है। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित, यानी कोई ऐसी संरचना है जो सब शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर में से एक पर स्थित है। यह एक विशाल मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से 40 फुट की ऊंचाई तक जाता है। इस बात के प्रमाण है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारधार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। तो ये कौन सी चीज की बात हो रही है, लोटस महल, हजारा राम मंदिर, महानवमी डिब्बा या विट्ठल मंदिर, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली था महानवमी डिब्बा। ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, महानवमी डिब्बा की, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे सामने ना भक्ति संत है, और भक्ति संत के नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें भक्ति संत जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल भी है अपार, समंदर एंड सुंदरार। अभी अपार, सुंदर, समंदर जो हैं ये सब भक्ति संत हैं नयनार परंपरा के, और ये जो भक्ति संत हैं नयनार परंपरा के ये बेसिकली बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। देन कबीरदास जी, रेदास जी और सुंदर और सूरदास जी ये उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। श्री चैतन्य जी की बात की जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के भक्ति संत थे, सॉरी बंगाल के, तो इट मीन्स कि ये फोर्थ पे जाएंगे। एंड देन मीराबाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान से संबंध रखने वाली मीराबाई जो कि भक्ति संत हैं, और शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ए कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, वन के साथ, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 और D4 नहीं होगा, A1 B2 C4 D3, मतलब ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नियोजित जल निकास प्रणाली की विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन चुने। तो यहाँ पे ना सही बताना है आपको कि कौन सी बात सही है, किसके रिगार्डिंग, हड़प्पा की जल निकास प्रणाली के रिगार्डिंग। हड़प्पा में जो जल निकास प्रणाली है, तो सबसे पहला है सड़कों व गलियों को लगभग ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था। क्या ये बात एकदम सही है, सड़कें और गलियां ग्रिड पैटर्न पर थी, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल में घर बनाया गया। ये बात भी एकदम परफेक्ट है। जब उनका अच्छे से रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो उससे पता चला कि पहले सड़कें बनी, नालियां बनी, और उसके बाद उनके बीच में जो स्पेस बचा है ना, वहां पे मकान बने, घर बने। घरों का गंदा पानी गलियों की नालियों में नहीं बहता था, है ना, घरों का गंदा पानी गलियों की नालियों में नहीं बहता था। ये तो रॉन्ग है भाई, गंदा पानी तो नालियों में ही बहता था, है ना। नेक्स्ट, प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। ये बात भी सही है ना। तो हर घर की कोई ना कोई दीवार क्या होती थी, गली से निकलने, सड़क से निकलने वाली गली से जरूर जुड़ती थी, जिसमें घर का जो पानी है वो उसमें चला जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहला वाला हमारा सही है, दूसरा वाला सही है, और चौथा वाला सही, मतलब A, B और D। अब A, B और D हमारा आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट का विषय नहीं है।
फिफ्थ रिपोर्ट जो 1813 में आई। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका थर्ड बुक का पहला चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात, इसमें 1813 की फर्स्ट रिपोर्ट का फिफ्थ रिपोर्ट का वर्णन मिलता है। अब ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है इसमें क्या नहीं है ये बताना है ना, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और गतिविधियां, ये तो है। इसमें सेना में सैन्य सुधारों की आवश्यकता, ये नहीं है, ये सेना के सुधारों से संबंधित नहीं थी। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन से रिलेटेड थी। एग्रीकल्चरल जो कंडीशन है उसको इसमें बताया गया था, जैसे कि जमींदारों और रईतों की अर्जियां थी इसमें, राजस्व विवरण है ना, सांख्यिकी तालिकाएं, अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व न्यायिक प्रशासन पर टिप्पणियां थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन ने उत्तरी बंगाल के दिजनापुर जिले में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से जोतेदारों के विवरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो जोतेदार जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन बताना है। जोतेदार के बारे में स्टेटमेंट। जोतेदार कौन होता है? देखो, एक जमींदार होता है, एक किसान होता है, एक जोतेदार होता है। तो किसान एक नॉर्मल अगर छोटा किसान है तो उसके ऊपर जो बड़ा किसान होता है वो जोतेदार होता है, जिसके पास बहुत ह्यूज लैंड होती है, एक बहुत ज्यादा विस्तृत जमीन होती है। और जमींदार तो सबसे बड़ा मतलब सम्राट हो गया ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है, जो कि कई सारे गांवों की भी जमींदारी रख सकता है। तो जमींदार और बड़ी एंटिटी होगी, फिर जोतेदार, फिर छोटा किसान। ठीक है, मिसमी किसान। जोतेदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे जो कभी कभी कई हजार एकड़ में फैले थे अर्जित किए थे, एकदम सही है। भू राजस्व संग्रह में जोतेदारों द्वारा जमींदारों की मदद की गई थी, ये बात गलत है। जोतेदार मदद नहीं करते थे और बाधा डालते थे, है ना। वो चाहते थे कि भाई जमींदार को ये ना मिले और जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाए, क्योंकि वही उसको परचेस कर लेते थे एट द एंड। ठीक है, स्थानीय व्यापार महाजन ये सब काम में एंगेज होते थे। जोतेदारों की जमीन का बड़ा हिस्सा बटाईदारों के पास द्वारा जोता जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में अरेंज करना। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे जहां पे आपको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा इवेंट्स को। तो लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्राप्त की भाई? 1765 में। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। ठीक है, देन दक्कन के गांवों में जो विद्रोह हुए वो हुए 1875 में। अब आप बताइए कैसे अरेंज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ए इवेंट हो रहा है, ए वाला इवेंट, है ना। देन फिर हो रहा है आपका सी वाला इवेंट, ठीक है, फिर हो रहा है बी वाला इवेंट, सॉरी ए वाला, सी वाला, फिर डी वाला, और नहीं डी वाला नहीं, ए के बाद सी, सी के बाद बी, और बी के बाद डी। ठीक है, तो ए सी बी डी ये होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो, विनय पिटक बुद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन नहीं करता है। भाई विनय पिटक में तो भिक्षुओं के ही नियम बताए गए हैं, है ना, तो ये तो गलत बात हो गई। देन बौद्ध धर्म केवल बुद्ध की मृत्यु के बाद फैला था, ये बात भी गलत है, पहले भी और बाद में भी फैला। सुत्त पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित श्लोक है ना। सुत्त पिटक तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं उसमें मेंशन की गई है। पुन्ना एक समृद्ध जमींदार था, है ना, पुन्ना एक समृद्ध जमींदार था, ये बात भी गलत है। चैत्य शब्द शायद चिता शब्द से लिया गया है, ये बात एकदम परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब सही जो है वो ओनली ई है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली ई। एक मिनट, भिक्षुओं के नियमों का वर्णन नहीं करता है, बुद्ध की मृत्यु, सुत्त पिटक भिक्षुओं के द्वारा रचित श्लोक है। एक मिनट, हाँ भाई, तो यहाँ पे हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। डी एंड ई, डी एंड ई, डी एंड ई, बी एंड ई, डी, सी एंड ई। हाँ, तो बेटा यहाँ पर ना अपना मोस्ट सुटेबल फिर आंसर यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा सुत्त पिटक वाला और ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुत्त पिटक में वाले में क्या लिखा है कि सुत्त पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित श्लोक है ना। वैसे सुत्त पिटक के अंदर क्या है? सुत्त पिटक के अंदर क्या मेंशन था? सुत्त पिटक के अंदर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी। अब उन शिक्षाओं को बाद में क्या किया गया था? संकलित किया गया था उनके अनुयायियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मोस्ट सूटेबल होता है कि सुत्त पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित श्लोक थे। ठीक है ना, बाकी विनय पिटक में भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन नहीं करता, ये तो गलत बात है। विनय पिटक में तो भिक्षुणियों के नियम ही है, भिक्षुओं के, है ना। देन बौद्ध धर्म केवल बुद्ध की मृत्यु के बाद फैला, ऐसा नहीं, पहले भी फैला। सुत्त पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित श्लोक है ना। एंड देन पुन्ना एक समृद्ध जमींदार थी, ऐसा नहीं है। पुन्ना तो एक क्या थी? सेविका थी, है ना, तो ये तो गलत है। चैत्य शब्द वाली बात सही है, तो यहाँ पे सी और ई, अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सी और ई एकदम परफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महाभारत मुख्य रूप से किस सामाजिक संरचना को बढ़ावा देता है? महाभारत, तो बच्चों महाभारत में यहाँ पे अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे क्या आता है? पितृवंशीय, है ना। महाभारत इनमें से पितृवंशीय संरचना को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो टेबल हैं, दो कॉलम है, दोनों कॉलम को मैच करना प्रॉपर वे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिकित्सा।
अब आप बताइए चिकित्सा से रिलेटेड कौन से हैं? चरक और सुश्रुत संहिता, एकदम परफेक्ट है, तो ए एक से कनेक्ट होगा। देन आप देखिए कि कानून और समाज, कानून और समाज तो क्या है यहाँ पे? मनुस्मृति, बिल्कुल परफेक्ट। मनुस्मृति में कानून और समाज के लिए कानून है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ ही तो है, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ ही है। और महाकाव्य में है रामायण महाभारत, महाकाव्य मतलब इसका आंसर सिंपल सा होगा A1 B2 C3 D4। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्तूप में हर्मिका क्या होती है? स्तूपों में आपने हर्मिका देखी होगी, है ना, स्तूप का आपने चित्र देखा है, चैप्टर 4 के अंदर प्रॉपर इमेज बनी हुई है, अलग अलग पार्ट बताए गए। तो देखो जब आप स्तूप देखते हो ना, तो स्तूप में इस तरह से डोम होता है ना, आप डोम के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरह से बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर कुछ इस तरह से वो बनी होती है, ठीक है, छतरी। अब यहाँ पे बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना बालकनी लाइक, इसी को क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं, ठीक है। तो बालकनी जैसी संरचना जो देवी देवताओं के का निवास प्रतीक होता है, ठीक है। तो दैट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के अल्वार और नैनार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अल्वार और नैनार संत, ठीक है, उनके बारे में कुछ बातें हैं जिनको हमें विचार करना और सही कथन बताना है। देखो अल्वार विष्णु के भक्त थे जबकि नैनार शिव के भक्त थे, एकदम परफेक्ट बात है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए संस्कृत में अपने देवताओं की स्तुति में भजन गाते थे, संस्कृत में नहीं गाते थे। अल्वार नैनार संत तमिलकम प्रदेश के थे, तो वो तमिल भाषा में अपने भजनों को उन्होंने गाया और लिखा है, ठीक है। उनके द्वारा पवित्र माने जाने वाले स्थलों पर बाद में बड़े मंदिर बनाए गए, ये बात भी एकदम सही है। और अल्वार और नैनारों के भजन मंदिर अनुष्ठानों का हिस्सा बन गए, ठीक है, मंदिरों के अनुष्ठानों का हिस्सा बन गए, ये बात भी एकदम परफेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो रहा है? A, C और D, एकदम सही, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों और उनको उनके महत्व के साथ अरेंज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुम्बिनी, लुम्बिनी वो जगह थी जहां पर गौतम बुद्ध ने का जन्म हुआ था, जन्म स्थान। बोध गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर सारनाथ जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब ए कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? ए कनेक्ट हो रहा है थर्ड के साथ, ए कनेक्ट हो रहा है थर्ड के साथ। इसका मतलब राइट आंसर होगा हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट, अप्रैल मंथ का सेल, ठीक है, बहुत बड़े डिस्काउंट पर आप लोगों के लिए अनाउंस हो रहा है, ठीक है। तो मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड के लिए अप्रैल सेल आप लोगों के लिए आ चुका है। देखिए CUET के सारे बेचेस पर, सारे मॉक टेस्ट पर, सारे डिफरेंट जो भी हमारे पास से आपके लिए अवेलेबल है, उसके लिए आपको एक बेहतरीन ऑफर मिल रहा है ना, बहुत बड़ा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 42% तक की छूट है CUET हिंदी माध्यम के सभी कोर्सेज पर, सारे मॉक टेस्ट पर, सभी प्रकार के प्रोडक्ट पर जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं करियर अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, है ना। अब बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, देखो GAT मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, इसके साथ प्रतिज्ञा बैच के साथ GAT की मॉक टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो मेरा ये कूपन कोड है AK775, इसको लगाएंगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में कुछ आपको डिस्काउंट जो है अच्छा खासा मिल जाएगा। तो वैसे भी 42% की डिस्काउंट है, ऊपर से और कोड अगर लगाओगे तो और फीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, और ये नंबर पर कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 9717, इस नंबर को ना याद कर लो, 9717, है ना, 824732, ठीक है, 824730, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि CUET 2026 हिंदी मीडियम में फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है ना, विज्ञान आर्ट्स GAT के लिए, और ये उसकी लिंक है, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर सेम नंबर है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, विजयनगर के इन स्मारकों के अध्ययन में लकड़ी के गायब हो चुके कई तत्वों की कल्पना करनी होगी। ये पंक्तियां किसने कही थी? देखो विजयनगर साम्राज्य के जो अलग अलग स्मारक थे, अलग अलग जो अवशेष थे ना, उनका अध्ययन किया जा रहा था आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा, पुरातात्विक शास्त्रियों के द्वारा। तो अध्ययन के दौरान उनमें आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बातें करी, डिस्कशन किया, है ना, एक मतलब एक कल्चर एक डेवलप हुआ उनके बीच में। तो अब देखो एक आर्कियोलॉजिस्ट से कुछ बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि हमें लकड़ी के गायब हो चुके कई तत्वों की कल्पना करनी होगी। ये बातें किसने कही थी? JF फ्लीट ने, जॉर्ज मिशेल ने, SMS नागराजा ने, या फराउन नुनीस ने? भाई फराउन नुनीस तो एक यात्री थे, है ना, जो एंशियंट टाइम, मीडिवल टाइम पर भारत में आए थे, तो ये तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे बेटा ये दो करेक्ट होगा, कौन? जॉर्ज मिशेल एंड MS नागराज, यानी हमारा आंसर होगा B and C, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में कमालपुरम जलाशय का क्या महत्व था? देखो कमालपुरम मतलब देखो विजयनगर के आसपास पूरा ना तुंगभद्रा नदी थी,
जो उस तुंगभद्रा नदी उस शहर से बहती थी, और चारों तरफ ना हिल्स थे, पहाड़ियां थी, और पहाड़ियों के पास से झरने निकला करते थे, उन झरनों के पास छोटे छोटे डैम बनाए गए थे, और वहां से पानी को फिर जो है वो इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था। अब ऐसे ही एक तुंगभद्रा नदी पर डैम बना था, कमलापुरम डैम, ठीक है। एक नहर भी बनाई है इन्होंने, हिरिया नहर, ठीक है। तो कमलापुरम जलाशय जो था, इसके पानी को क्या किया जाता था, मुख्य रूप से खेतों की सिंचाई और शाही केंद्र में जल आपूर्ति के लिए उपयोग में इसको लिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, मनुस्मृति और इसके सामाजिक प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करिए। जब आप पहली बुक पढ़ते हो तो उसमें मनुस्मृति का काफी डिस्कशन मिलता है, ठीक है। अब मनुस्मृति के बारे में आपको देखना है। सबसे पहला, मनुस्मृति का उद्देश्य सभी के लिए समान नियमों की स्थापना करके एक समतावादी समाज बनाना था। ये तो गलत बात है, क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय को कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए थे, है ना। देन इसने वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया और सामाजिक पदानुक्रम को स्थापित किया, तो ये बात एकदम सही है। तो केवल 2 जो होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज परफेक्ट, ये आपको बताना। तो पहले नंबर पे देखो, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक के भजनों का आदि ग्रंथ साहिब में संकलन किया। गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ जो है, ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है खालसा पंथ वाली बात जो लिखी गई है गुरु तेग बहादुर नहीं होंगे, क्या होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, है ना। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। देखो, गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। मीराबाई एक मराठा राजकुमारी थी, ये बात गलत है ना। मीराबाई तो एक राजपूत राजकुमारी थी, ये बात सही है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट आंसर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि एक तो ई हमारा सही होगा, है ना। अब ई जहां पर भी हो रहा है वो हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, ये बात सही है, मराठा राजकुमारी नहीं थी। तो अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ए और ई। ए में क्या लिखा है कि गुरु अर्जन ने गुरु नानक के भजनों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। गुरु अर्जन देव ना सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और उन्होंने क्या किया था कि गुरु नानक देव और बाद के जितने भी गुरु हुए, गुरु अंगद, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, और खुद के भी जो बातें थी, उन सबको संकलित किया किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में। तो ये वाली बात एकदम परफेक्ट हो गई, ये वाली बात एकदम परफेक्ट हो गई। अब गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, ये वाली बात सही नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो बाद में संकलित हुई, ठीक है, ओवरऑल। और उसकी रचना जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो रचना है, या इसका जो इस ग्रंथ का जो संकलन है, वो सिख धर्म के अंतिम गुरु के द्वारा किया गया, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, किस तरह से हमें सोल्व करना है वो बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, पुरी में भगवान जगन्नाथ को किस देवता के अवतार के रूप में पूजा जाने लग गया था 11वीं-12वीं सेंचुरी के आसपास, तो वो है भगवान विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के संरक्षण में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका शीर्षक था रजमनामा। अब रजमनामा का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध की पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में विभिन्न नेताओं को उनके स्थानों के साथ मिला है। अब क्या हुआ ना, इस क्वेश्चन का जो टेबल है वो नहीं आ पाया, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ रहा है, इस क्वेश्चन में वो टेबल आ गया, ठीक है। अब टेबल को मिला लो। देखो, सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली से कौन नेता थे, बहादुर शाह जफर। कानपुर से विद्रोह को कौन कर रहे थे, तो कानपुर से विद्रोह को कर रहे थे नाना साहेब, ठीक है। देन आरा से विद्रोह कौन कर रहे थे, बिहार में कुंवर सिंह। और लखनऊ से विद्रोह कर रहे थे बिरजिस कादिर। अब देखिए यहाँ पे ए कनेक्ट हो रहा है 3 के साथ, ए कनेक्ट हो रहा है 3 के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने शासकों के साथ विशाल खजाने दफनाने के लिए प्रसिद्ध थी। तो कौन सी सभ्यता थी भाई जो अपने शासकों के साथ विशाल खजाने को दफनाए जाते थे वहां पे कब्रों में, है ना। तो राइट आंसर होगा बेटा मेसोपोटामियाई सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट, मातृवंशिता शब्द का क्या अर्थ है, मातृवंशिता, मातृकुलीयता या मातृवंशिता। देखिए, मातृवंशिता का अर्थ होता है माँ से वंश का पता लगाना, इसे कहा जाता है मातृवंशिता, ठीक है। माँ से वंश का पता लगाना, पिता से वंश का पता लगाना पितृवंशिता कहलाता है, माँ से वंश का पता लगाना मातृवंशिता कहलाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दी जा रही है जिसमें आपको प्रॉपर वे में अरेंज करना। सबसे पहला है बांसबन्ना। बांसबन्ना जो थे उनके बारे में आपको बताना है कि भाई देखिए, बांसबन्ना जो है उन्होंने लिंगायत परंपरा की शुरुआत करी थी, है ना। तो भक्ति आंदोलन में लिंगायत परंपरा से एसोसिएटेड है। भगवान शिव की एक महिला भक्त, है ना, तो वो कौन है, करिक्कल अम्मियार है। एक बौद्ध देवी जो थी, ठीक है, तो वो उसमें आंसर आ जाएगा मारीची। एंड देन भगवान विष्णु की एक महिला भक्त हो जाएंगी अंडाल, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैच करोगे तो ए कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, थर्ड के साथ। ए कनेक्ट हो रहा है थर्ड के साथ, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बी कनेक्ट हो रहा है किससे, बी कनेक्ट हो रहा है 4 से, तो हमारा राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है।
इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध में विलय के लिए कौन से को किस कारण से उचित ठहराया? अवध का विलय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में किया तो उसका क्या मतलब उन्होंने लॉजिक दिया था, क्या कारण बताया? तो बेटा अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था ना, वो ये कहकर हुआ था कि वहां के जो नवाब हैं वो बहुत अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, कुशासन को वो प्रदर्शित कर रहे हैं ना, माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब है, किसने कहा असहयोग भारत के जीवन और गांधी जी के जीवन का एक युग का नाम बन गया? ठीक है, तो अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, सी.एन. ब्रूमफील्ड या लुई फिशर? ठीक है, तो ये बात कही गई है लुई फिशर के द्वारा, जो कि एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित धार्मिक दार्शनिक विकासों को कालक्रम के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नंबर पर क्या आ रहा है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। बेटा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है 600 BCE के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महायान बौद्ध धर्म और वैष्णववाद का विकास, तो ये हुआ है 100 CE के आसपास। ठीक है, देन आप देखिए प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों की रचना 1500 से हुई है 1000 के बीच में, है ना, BCE में। देन पहले स्तूप का निर्माण हुआ है 300 BCE के आसपास। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? सी आता है। सी मतलब हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। सी के बाद कौन आ रहा है? सी के बाद आ रहा है अपना सी के बाद आ रहा है ए, तो सी के बाद आ रहा है, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट को एक मसनब पद के लिए उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए किसी कुलीन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत औपचारिक अनुरोध को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था तजबीज। ठीक है, तजबीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हड़प्पा पुरातत्व के विकास का सही क्रम जो है वो दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे है अमेरिकी टीम हड़प्पा में खुदाई शुरू करती है, जर्मन इतालवी पुरातत्वविद मोहनजोदाड़ो में सतही अन्वेषण शुरू करते हैं, बीबी लाल बी के थापर कालीबंगा में खुदाई शुरू करते हैं, और REM व्हीलर हड़प्पा की खुदाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? अरेंज करना है सही सीक्वेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में तुर्कों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों की भाषा को किस नाम से संदर्भित किया? ठीक है, तो देखो मध्यकाल में जब तुर्की लोग भारत में आए, है ना, तो उन्होंने क्या किया? सिंधु नदी जो बहा करती थी, ठीक है, और सिंधु नदी के पूर्व वाला जो क्षेत्र था वहां पर जो लोग रहते थे उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? मतलब वो किस भाषा को बोलते थे? तो वो बेटा हिंदवी भाषा को बोलते थे, तो उन्होंने क्या कहा? हिंदवी भाषा। तो इसी तरह से आपको याद रखना, जैसे जब भारत में सबसे पहले पर्शियंस आए तो पर्शियंस ने क्या कहा कि भाई ये जो क्षेत्र है ना, उसके लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो मतलब जिसमें जो सिंधु जो शब्द है उसके लिए उन्होंने ये डिक्लेयर किया हिंदू, है ना, जिसमें मतलब सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा क्योंकि वो सा नहीं बोल पाते थे। इस तरह से वो धीरे धीरे करके, क्योंकि इस पूरे शब्द का ना हिंदू शब्द का पूरा ट्रेस जो है वो बताया गया। ठीक है, तो तुर्की लोग जब आए तो उन्होंने उस क्षेत्र के में रहने वाले लोगों के लिए हिंदवी भाषा के लिए हिंदवी शब्द इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के बारे में आपको सही कथन बताना है। ये 1919 में शुरू किया गया था, एकदम परफेक्ट बात है, 1919 में शुरू हुआ। इसे एक ब्रिटिश विद्वान के नेतृत्व में शुरू किया, गलत बात है, तो BS सुक्थांकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित करना शामिल था, एकदम परफेक्ट है ना। इस परियोजना को पूरा होने में 47 ईयर लगे, ऐसा नहीं है 47 नहीं लगे, 74 नहीं लगे, 47 लगे, है ना, तो 47 सही होगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है ना, ये बात गलत लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसने पाठन के प्रसारण में क्षेत्रीय विविधताओं को उजागर किया था। पाठन के प्रसारण में क्षेत्रीय विविधताओं को उजागर किया था, ये बात भी परफेक्ट है। अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है अपना कि ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी। अब ओवरऑल A, C और E सही हुआ, A, C और E हमारा सही हुआ। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतीय चुनावों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत में कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो बेटा 11 में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बना पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अपने नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस आश्रम से समुद्र की ओर यात्रा शुरू की? रिक्त स्थान को सही उत्तर से भरी है, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, साबरमती आश्रम से वो दांडी की तरफ समुद्री क्षेत्र की तरफ गए थे, तो इसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करिए। अब देखिए 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था, एकदम परफेक्ट है, किसान आंदोलन था, ये तो एकदम सही बात है। अब 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल सरकार में शामिल हो गया था, कांग्रेस का मंत्रिमंडल सरकार में शामिल हो गया था 1939 में, ये बात गलत है क्योंकि 1939 में तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, देन 1935 से भारत सरकार अधिनियम ने किसी प्रकार की प्रतिनिधि सरकार का वादा किया। डेफिनेटली 1935 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतीय स्तर पर प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कही गई थी। ठीक है, एंड देन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बारदोली के नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू, ये बात गलत है ना।
और भारत छोड़ो आंदोलन 1941 में शुरू, ये बात भी गलत है। अब ओवरऑल हमारा सही हुआ पहला और सी, ए और सी, तो ए और सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंगाली फिल्म मेघे ढाका तारा जो विभाजन के संघर्षों को दर्शाती है का निर्देशन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऋषभिक घटक। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया है, क्योंकि हमारे 12 चैप्टर में से नहीं है। संविधान के प्रारूपण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक चैप्टर डिलीट हो गया, आई थिंक ये उसका है, तो जो डिलीटेड था उसका ये क्वेश्चन था, तो ये जनरली नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में अरेंज करना। मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। दांडी यात्रा जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। ठीक है, देन असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए के बाद डी के बाद, सॉरी ए नहीं, पहले बी के बाद ए के बाद डी, BADC। ठीक है, नेक्स्ट किस मुगल राजकुमारी को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन की जीवनी लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो बेटा इसमें आंसर होगा हमारा जहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय साहित्य में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को अमर कर दिया, इन प्रसिद्ध शब्दों की रचना किसने की? तो ये रचना की सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट बहावलपुर जहां MR मुगल है ना, MR मुगल ने अपनी खुदाई की थी, वर्तमान में किस देश में स्थित है ना? बहावलपुर जहां पर MR मुगल ने खुदाई की थी, ये कहां पर स्थित है? तो बेटा ये स्थित है आपके पाकिस्तान में, बहावलपुर पाकिस्तान में। नेक्स्ट निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रेजर ट्रूप्स एक्ट। बेटा ये जो ट्रेजर ट्रूप्स एक्ट था ना, ये 1888 के आसपास क्या हुआ था, पास हुआ था। ट्रेजर ट्रूप्स एक्ट जो है, इसका मतलब मकसद ये था कि कोई भी अगर पुरातात्विक महत्व की अगर चीज आ गई तो उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ये एक था। भिल्सा टॉप्स का जो प्रकाशन हुआ वो 1856 के आसपास हुआ। 1856 में अलेक्जेंडर कुनिंघम की जो बुक है वो है ये। ठीक है, 1854। नेक्स्ट दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1955 में हुई, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, पंडित नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट सांची का जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है उसको धरोहर स्थल डिक्लेयर किया गया 1989 में। अब आप इसको अरेंज करिए, तो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी के बाद आएगा आपका ए वाला ऑप्शन, बी के बाद ए, बी के बाद ए एंड देन सी और फिर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में निम्नलिखित कथन। अब देखो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बौद्ध ग्रंथों को एशिया भर के मठों में संरक्षित किया गया था, ये बात एकदम सही है। एशिया के जितने भी मठ थे, बिहार थे, वहां पे बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संरक्षित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बौद्ध शिक्षक और ग्रंथ तीर्थयात्रियों जैसे फाहियान और हेनसांग के माध्यम से पूर्वी एशिया में पहुंचे, ये बात भी एकदम सही है। सभी प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, संस्कृत में नहीं लिखे गए, सिर्फ संस्कृत में नहीं, हाँ संस्कृत में भी लिखे गए है ना, जैसे महायान परंपरा के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, लेकिन संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, ब्राह्मी है ना, तमिल, इन सब का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा आंसर हो रहा है ए और बी, मतलब ये वाला। नेक्स्ट किस मुगल शासक ने गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर को पुनः लगाया था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट विजयनगर खंडारूप के व्यवस्थित मानचित्रीकरण का क्या महत्व था? देखो विजयनगर में जब एक्सकेवेशन हुआ तो प्रॉपर मानचित्र बनाए गए। अब मानचित्र बनाने का पर्पस क्या था, उससे क्या हुआ? देखो मानचित्र बनाए ना, तो इससे क्या हुआ, केवल ये साबित करने के लिए कि किया गया कि हम्पी एक छोटा नगर थे, गलत बात है। ठीक है, इसका विजयनगर साम्राज्य को समझने में कोई महत्व नहीं है, ये भी गलत है ना। ये मुख्य रूप से सौंदर्य उद्देश्य के लिए किया गया था, ये भी गलत है ना। इसने इतिहासकारों को शाही परिदृश्य को पुनर्निर्मित करने, विभिन्न संरचनाओं की पहचान करने और नगर के पैमाने व जटिलता को समझने में मदद की थी। दैट राइट आंसर। नेक्स्ट मुगल गांवों की प्रशासनिक संरचना में पटवारी नाम के अधिकारी स्थानीय पंचायतों का समर्थन करता था, उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? पटवारी का मेन काम क्या था? तो बेटा पटवारी जो होता था ना, वो जो मुखिया थे पंचायत के, उनको भी मदद करते थे। ठीक है, के रूप में कार्य करना नहीं है, साम्राज्य के लिए कर और राजस्व संग्रह करना, भूमि अभिलेखों को बनाए रखना और गांव के खातों की निगरानी करना। ठीक है, सिंचाई और कृषि गतिविधियों का प्रबंधन करना, ये नहीं है। नेक्स्ट जमींदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना, रिलेटेड टू जमींदार। अब जमींदारों की बात करें, भाई बहुत बड़ा सम्राट है, पावरफुल व्यक्ति है। देखो जमींदार मिल्कियत भूमि को, जमींदार की जो जमीन होती थी ना खुद की, उसको मिल्कियत कहते थे। तो मिल्कियत भूमि को लोगों के सामान्य उपयोग के लिए खेती की जाती थी, ये बात गलत है। उसकी पर्सनल लैंड है भाई वो,
है ना। जमींदार मिल्कियत भूमि को बेच सकते थे, बिल्कुल बेच सकते थे, दान दे सकते थे, डोनेट कर सकते थे। जमींदार अपने लिए राजस्व एकत्र करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। जमींदार को कभी कभी अगर करना भी तो राज्य के लिए करते, ठीक है। अधिकांश जमींदार के पास किले और सशस्त्र टुकड़ियां होती थी, एकदम सही है। सैन्य संसाधनों पर नियंत्रण जमींदार की शक्ति का एक मेन सोर्स था, बिल्कुल सही। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अपना राइट आंसर हो रहा है बी, डी और सी, बी, डी और ई। अब बी, डी और ई राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हमें मैच करना है। देखो अग्नि वेदियां कहां से मिली, लोथल से मिली। शंख की वस्तुएं बालाकोट से मिली। फयांस का जो लघु पात्र है हड़प्पा से मिला, और जलाशय धोलावीरा से मिले 16 के आसपास। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल सा है ना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हमें ना एक सेंटेंस दिया गया है, पूरा पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से आंसर लगाना। इस तरह के 2 पैसेज आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यात्रियों ने जो लिखित विवरण छोड़े वे आमतौर पर पुरुषों द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति में रुचि रखते थे और कभी कभी चकित भी होते थे। कभी कभी वे सामाजिक असमानता को स्वाभाविक स्थिति के रूप में मान लेते थे। उदाहरण के लिए दासों को खुले बाजारों में किसी अन्य वस्तु की तरह बेचा जाता था और उपहारों के रूप में नियमित रूप से आदान प्रदान किया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचे तो उन्होंने घोड़े, ऊंट, दास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार के रूप में मतलब देने के लिए खरीदे। जब वे मुल्तान पहुंचे तो उन्होंने वहां के गवर्नर को एक दास और एक घोड़ा, साथ ही एक किशमिश और बादाम भेंट किए। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक एक उपदेशक नसीरुद्दीन के प्रवचन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 1 लाख टका, सिक्के और 200 दास उसको गिफ्ट में दे दिए। समझ गए। तो आप लोग समझ रहे हो कि उस समय का जो समाज था, उस समय दास व्यापार जो है वो एकदम नॉर्मल होता था। दासों को बेचा खरीदा जाता था किसी भी दूसरी वस्तु या चीजों के रूप में ही। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? समान नागरिक अधिकारों के साथ बिल्कुल भी नहीं। उच्च सम्मानित धार्मिक व्यक्ति के रूप में बिल नहीं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें खरीदा, बेचा और उपहार में दिया जा सकता था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इब्न बतूता के वृत्तांत के अनुसार महिला दास मुख्य रूप से किन कार्यों में लगी थी? भाई महिला जो दास होती थी उनका मेन काम क्या होता था? युद्ध लड़ना, कोषागार प्रबंधन, संगीत, नृत्य और घरेलू कार्य, ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए क्या उपहार दिया था? ठीक है, तो उन्हें क्या दिया था? 1 लाख टका और 200 दास दे दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे है इब्न बतूता के समय दासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो दासों के रिगार्डिंग ना कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो अभी अपन ने पूरा पढ़ा पैसे। अब देखो पहला क्या है, दासों को खुले बाजारों में अन्य वस्तुओं की तरह बेचा जाता था, एकदम सही है। अधिकांश दास प्रशासनिक कार्यों में लगाए जाते थे, ना कि घरेलू कामों में, ये बात गलत है ना। प्रशासनिक कामों में नहीं, घरेलू कामों में लगाए जाते थे। दासों को शासकों और अधिकारियों को उपहार में दिया जाता था, एकदम सही है। घरेलू कार्यों के लिए महिला दासों की कीमत कम थी, एकदम सही। अब देखो पहला ए, सी और डी सही है, तो ए, सी और डी। नेक्स्ट तो यहां पर हमारा ये जो पूरा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को मॉक टेस्ट समझ में आया होगा। देखो इसी तरह के मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल सकते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाएगी। और अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको परचेस कर लीजिए। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए, वैसे 42% डिस्काउंट चल रहा है ना, मंथ एंड की सेल चल रही है ना, ऑलरेडी मंथ एंड होने वाला। और ये अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे AK775 तो और भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे ये मेरा स्कैनर है इस टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये PDF अपलोड कर दूंगा। साथ ही इस वीडियो के जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देन सो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला जो सेशन है मॉक टेस्ट सॉल्यूशन वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए CUET हिंदी मीडियम चैनल पर। थैंक यू सो मच।